Good afternoon, everyone. This is Rahul Kharwade. I am an assistant professor at Prerna College of Commerce, Reshimbagh, Nagpur. And our today's topic is Indian Capital Market Part 2. In the last sessions, we were discuss about the capital markets and its history and its basic structure. Now, today we will discuss about how stock market works and how the share allotted to the shareholder. My dear friends, I will try to cover all the aspects related with this topic. The objective of behind covering this topic is that the people who are from the non-commerce background, they also should know everything about the capital market and stock market. A lot to know, a lot to discuss. Let's begin. This is the structure of capital market. Now we will discuss how capital market works, how equity market, debt market works, how any company come into the stock market with the help of SEBI, with the help of merchant banker. Capital market, then equity, primary, IPO, FPO, rights issue, bonus issue, CDSL, NSDL. What are the works of CDSL, NSDL? What are DPs, depository participants, and how actually stock market works, that we will discuss today. See, company, you can see here a company. दोस्तों, ये जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी, जैसे समझ के चलिए आपने कोई कंपनी फॉर्म की है और आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट को बनाकर उसे आप बेचना चाहते हो, मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना चाहते हो, लेकिन आपने पूरा आइडिया लगा लिया है कि मुझे रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, मुझे इसे मैन्युफैक्चर कहाँ करना है और किस टारगेट कस्टमर्स को मुझे मेरा प्रोडक्ट बेचना है, ये आप पूरी प्लानिंग करके बैठे हो. बट आपके प्लानिंग को एग्जीक्यूशन कब मिलता है? जब आपके पास पैसे होते हैं. सो फाइनेंस या पैसे, कहा जाता है इस इंडस्ट्री में कि फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द कंपनी. ओके, सो काफ़ी सारे लोग होते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं. कुछ लोग होते हैं जो किसी दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस फॉर्म करते हैं, दोस्त के साथ पार्टनरशिप करके, कोई फ्रेंड होगा जिनके पास पैसे होंगे, उनको अपना पार्टनर बना के इनका आइडिया, दोस्त के पैसे लगाकर लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मॉम डैड से पैसे लेकर भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं. जब मैं आपको पूछूंगा कि अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप कहाँ से पैसे लेकर आओगे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमेशा बोलते हैं कि हम बैंक से कर्जा लेकर आएंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप बैंक में कर्जा लेने जाते हो तो बैंक सबसे पहला सवाल पूछता है कि आपका हमारे पास करंट अकाउंट है, और अगर है तो वो कितना पुराना है, मतलब 6 महीना, साल भर. वो लोग चेक करते कि कितना पुराना आपका करंट अकाउंट है, वहाँ पे आपके ट्रांजैक्शंस कैसे हैं बैंक के साथ, ये सारी चीज़ें वो लोग टटोलते. और वैसे भी भारत में आज NPA जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये 13 लाख करोड़ के पार हो चुका है. अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, ये किसी दिन आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे. सो बैंक्स वैसे भी घबराती है पैसे, मतलब NPA मतलब हम जब बैंक किसी को कर्जा देती है और वो कर्जा वापस नहीं आता है बैंकों को, प्रिंसिपल भी नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं, तो उसके ऊपर हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे. सो बैंक कंपनीज को पैसा देते वक्त 10 बार सोचती है. वैसे अभी हाल ही में सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर आए हैं, तो उसमें MSME के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब वो क्लियर हो जाएंगी तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक सेशन लूँगा, उसके ऊपर भी समझाऊँगा आपको. सो जब कोई भी कंपनी पहली बार स्टार्ट होती है तो वो खुद का पैसा लेकर आता है, मालक, उसको बोला जाता है इनिशियल कैपिटल. अब आपने इनिशियल कैपिटल लगाया, आपने रॉ मटेरियल लाया, आपने प्रोडक्शन किया और आपने माल बेचा, और आपका प्रोडक्ट लोगों को बहुत पसंद आया और उसकी डिमांड क्रिएट हुई. तो उसकी जब डिमांड क्रिएट हुई तो आपको फिर से प्रोडक्शन करना पड़ेगा, फिर से प्रोडक्शन करने के लिए फिर से रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, उसके लिए फिर से पैसे लगेंगे. अब एक स्मार्ट बिजनेसमैन हो सकता है कि लोगों से ऑर्डर के वक्त ही उनसे एडवांस पेमेंट ले ले, लेकिन अगर वो भी पैसे कम पड़ रहे हैं तब जाके आप दोस्त भाई से या मॉम डैड से पैसे लेकर आते हो. उसके बाद फिर प्रोडक्शन करते हो, बेचते हो. फिर अगर आपका एरिया बढ़ गया, अब आपके कस्टमर बढ़ गए, आपका स्टेट आपने कवर कर लिया, अब अदर स्टेट से आपको ऑर्डर आ रहे तो आपको फिर पैसों की आवश्यकता पड़ती है.
फिर धीरे धीरे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, फिर लोग बैंक में जाते हैं क्योंकि तब तक बैंक में हमारा करंट अकाउंट हो चुका होता है, ट्रांजैक्शंस हो चुके रहते हैं बैंकों के साथ अच्छे खासे, तो लोग बैंक लोन के लिए जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का भी काम करते हैं। वेंचर कैपिटल्स होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्राइवेट प्लेसमेंट पे बात की थी, तो अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ लास्ट लेक्चर जाकर देखिए, तो आपको प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है ये समझेगा। और फाइनली जब बहुत सारे पैसे 1000 करोड़ 2000 करोड़ इतने पैसों की आवश्यकता होती है, तब जाके कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है, कैपिटल मार्केट में आती है। अब ज़रूरी नहीं 1000 करोड़ ही, वो उनके डिमांड्स के हिसाब से कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है। अब स्टॉक मार्केट में आने के पीछे कंपनी का फ़ायदा ये है कि जब अगर वो किसी बैंक से कर्जा ले रही है, तो अगर बैंक से 1000 करोड़ का लोन लिया और समझ लीजिए 8% ही ब्याज है, तो 1000 करोड़ का 8% अगर आप पकड़ लीजिए अभी अराउंड 80 करोड़, तो वो 80 करोड़ तो ब्याज में ही जाएंगे। मतलब कंपनी जितना पैसा कमाएगी, कंपनी कमाएगी नहीं कमाएगी ये कंपनी के परफॉर्मेंस पे है, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन उन्हें ब्याज तो देना ही पड़ेगा। लेकिन जब कंपनी स्टॉक मार्केट में आकर लोगों से पैसे लेती है, मतलब ही शेयर होल्डर्स से पैसे लेती है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं, यानी कंपनी ने अगर 20% की होल्डिंग उन्हें बेची है तो वो लोग भी 20% के कंपनी के मालिक हैं। फ़ायदा होगा तो उन्हें डिविडेंड बांटा जाएगा, नुकसान होगा तो उन्हें नुकसान भी बेयर करना पड़ेगा। ये परिभाषा है यहाँ की, इसीलिए कंपनी को ये बहुत फ़ायदेमंद, बर्डन नहीं रहता। नुकसान भी हुआ तो शेयर होल्डर्स उसे बेयर करते हैं। लेकिन अब ये जो भी कंपनी है, इस कंपनी को स्टॉक मार्केट में आने के लिए ये कंपनी स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट नहीं आ सकती, इन्हें कुछ परमिशंस लेने होते हैं सेबी के। अब किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस करना आता है, उन्हें नहीं पता है कि हमें किसके पास जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और किस तरीके से फिर हम स्टॉक मार्केट से पैसे उठाएंगे, तो उसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट्स लाइक मर्चेंट बैंकर। अब ये मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं कि मर्चेंट बैंकर कंपनी के लिए लीड मैनेजर का रोल प्ले करते हैं। ये इनके लिए DRHP रिपोर्ट बनाते हैं। दोस्तों ये DRHP रिपोर्ट जो होती है, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि इसमें कंपनी का पूरा फर्स्ट डे से लेकर आज तक की जर्नी इस बुक पे लिखी रहती है, इस रिपोर्ट में लिखी होती है, इस प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। पहले कंपनी क्या थी, आज क्या है, पहले कौन से प्रोडक्ट थे, आज प्रोडक्ट लाइन क्या है, पहले मार्केट का कहाँ था, आज क्या है, कंपनी के छोटे छोटे अचीवमेंट्स, मिशन, विज़न, एवरीथिंग। कंपनी पे अगर कोई डेट भी होगा यानी कर्जा होगा तो वो भी यहाँ पर दिखाया जाता है। कंपनी पे कोई केसेस चल रही होंगी तो वो भी यहाँ दिखाई जाती है। और यहाँ पर ओरिजिनल रिपोर्ट होती है, क्योंकि फिर इस DRHP की सेबी और ये क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इसके बारे में भी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ मैं। सेबी के ऊपर हम एक फुल प्रूफ लेक्चर लेने वाले आगे। सो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है और मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। सो सेबी, किसी भी कंपनी को अपनी DRHP रिपोर्ट सेबी के पास सबमिट करनी होती है। सेबी DRHP रिपोर्ट में सारी सही न्यूज़ डालनी होती है, क्योंकि अगर कंपनी पे कोई कर्जा है या कंपनी के ऊपर कोई केसेस लगे और वो यहाँ दिखाया नहीं और सेबी को समझ में आया स्टडी करने के बाद, DRHP की इंक्वायरी करने के बाद कि इस पर तो केसेस है लेकिन इन्होंने दिखाया नहीं है, तो परमिशन मिलती नहीं है। तो जनरली यहाँ पर अगर आप किसी दिन इस पोजीशन तक पहुँचे DRHP के, तो प्लीज़ आप अपने कंपनी की सारी सही से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालिएगा DRHP में। फिर वो DRHP पास होता है, पास होने के बाद वो कंपनी कैपिटल मार्केट में आती है। दोस्तों ये DRHP 700-800 पेज का होता है अराउंड, ओके 700-800 पेज का होता है अराउंड। और अगर आपको किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी DRHP रिपोर्ट पढ़ना है तो इसका एक एवरेज वर्जन आता है, शॉर्ट फॉर्म 15 पेजेस का। आप उस कंपनी को मंगवा सकते हो, आपको मेल ID पर मेल आ जाता है, उसकी स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसमें एवरेज वर्जन में। फिर कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है। कैपिटल मार्केट में तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है कि कैपिटल मार्केट में 2 टाइप के मार्केट होते हैं, एक्चुअली 3 होते हैं। डेरिवेटिव्स की भी ट्रेडिंग होती है, तो इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव्स। इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट। डेट मार्केट के बारे में मैंने बताया था, डेट मार्केट इज़ अ सिक्योर मार्केट। यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की खरीदी बिक्री की जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीदी बिक्री की जाती है। इक्विटी इज़ मोर रिस्कियर दैन डेट मार्केट बिकॉज यहाँ कॉरपोरेट कंपनीज़ के कॉरपोरेट शेयर्स, जो कॉरपोरेट कंपनीज़ है, प्राइवेट कंपनीज़ लाइक रिलायंस, टाटा, बजाज और भी बहुत सारी कंपनीज़, उनके शेयर्स यहाँ पर निकलते हैं। तो वो कंपनीज़ कैपिटल मार्केट के इक्विटी बाज़ार में इक्विटी के प्राइमरी में आते हैं, ये प्राइमरी मार्केट। अब इस प्राइमरी मार्केट में जब कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है तो उसे कहा जाता है IPO,
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और ये किया जाता है प्राइमरी मार्केट में, तो इसे न्यू इशुएंस ऑफ मार्केट भी कहा जाता है, प्राइमरी मार्केट को। ओके, अभी जो आईपीओ होते हैं, ये जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं, और ये आईपीओ मिलते हैं लॉट में। जब हम अभी आगे हम थोड़ी देर बाद इसके अलॉटमेंट के बारे में सीखेंगे, तब मैं ये लॉट वगैरह के बारे में बताऊंगा आपको लॉट क्या होता है। ओके, तो आईपीओ, अगर किसी को दोबारा पैसे चाहिए उस कंपनी को, तो सेकेंड टाइम जब आती है तब एफपीओ, फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ठीक है, इससे भी फंड रेज किया जाता है। राइट्स इशू यानी जब पहली बार आईपीओ निकाले, एफपीओ निकाले, तो इस वक्त जिन शेयर होल्डर्स ने इसे खरीदा था तो वो हो गए एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो राइट्स इशू निकालते वक्त उन्हें राइट्स दिए जाते हैं, उन्हें पहले पूछा जाता है क्या आप खरीदना चाहते हो हमारे अभी अगले शेयर्स। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने कहा ओके, तो पहले उन्हें बेचा जाता है, अदरवाइज किसी दूसरे शेयर होल्डर्स को। उसके बाद होता है एक बोनस इशू। तो बोनस जो होता है वो हमेशा रेशोज़ में दिया जाता है। ओके, तो जैसे अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स है, ओके, और आपको वो कंपनी बोनस देने वाली है, अब शेयर का प्राइस समझ लीजिए 200 रुपये है, तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 200 रुपये, मतलब आपके पास 20,000 रुपये के शेयर्स है उस कंपनी के। तो अगर यहाँ पर कंपनी बोनस देने वाली है तो बोनस मिलते हैं रेशोज़ में, तो समझ लीजिए 1:1 के रेशो में अगर आपको बोनस मिला तो आपके पास थे 100 शेयर्स, आपको और 100 मिलेंगे, अब आपके पास शेयर हो जाएंगे 200। बट एट द सेम टाइम जो आपका शेयर का प्राइस है ये भी 1.5 से कम हो जाएगा, मतलब जैसा इधर बोनस मिलता है उसका इधर रिवर्स शेयर का प्राइस स्प्लिट होता है। तो ये प्राइस जो है वो 200 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा 100 रुपीज़। तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता है, 200 शेयर्स होगा अभी ₹100, तो अमाउंट एक्चुअली 20,000 रुपये ही रहेंगे आपके। लेकिन फ़ायदा कहाँ होता है? फ़ायदा होता है डिविडेंड बांटते वक्त, क्योंकि जब डिविडेंड मिलता है वो कैश में मिलता है, डायरेक्ट आपके अकाउंट में आते हैं, और वो जो डिविडेंड मिलता है वो शेयर्स, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने उसके हिसाब से मिलता है, तो वहाँ पर बढ़ोतरी होती है। तो उसको हम क्लियर किसी और एक सेशंस में देखेंगे आगे जब ऐसे कोई टॉपिक आएंगे। तो ये हो गए तो निकालने वाले, मतलब ये हो गए बेचने वाले लोग। अब खरीदने वाले लोग कौन है? खरीदने वाले लोग 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है रिटेल इन्वेस्टर्स, एक होता है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, और एक होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। उनके ऊपर बात करेंगे। पहले जानेंगे इंडिविजुअल यानी रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में। तो रिटेल इन्वेस्टर्स, अगर मैं रिटेल इन्वेस्टर्स हूँ और मुझे आईपीओ खरीदने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं डीमेट अकाउंट ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ लिखा है डीमेट अकाउंट। अब ये डीमेट अकाउंट होता क्या है? इट इज़ कॉल्ड डीमटेरियलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ अकाउंट। मतलब पहले के ज़माने में शेयर्स जो है वो कागजी फॉर्म में मिलते थे। अभी के पहले के ज़माने में मुझे शेयर्स खरीदना था 1992 के पहले, तो मुझे शेयर्स कागज़ों पे मिलते थे। उसमें मेरा नाम, कंपनी का नाम, कितने शेयर्स, कितने में ख़रीदा, एवरी डिटेल वॉज ऑन दैट पेपर। बट अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है। आज आपके शेयर्स आज आप घर पे बैठे लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मतलब दुनिया में कहीं भी बैठकर आज आप शेयर्स खरीद सकते हो, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है। तो वो शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है। ये डीमेट अकाउंट ओपन किया जाता है CDSL और NSDL के पास, इन दोनों के पास, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। लेकिन इंडिविजुअल इन्वेस्टर इन तक, और ये एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए बीच में इन्होंने DPs बनाया है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ओके, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करते हैं भारत की सभी बैंक, सभी प्राइवेट ब्रोकर्स। यानी आज आप किसी भी प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक में जाओगे तो वहाँ पे आपको डीमेट अकाउंट की सुविधा मिलेगी, क्योंकि वो DPs होते हैं CDSL NSDL के। प्राइवेट ब्रोकर लाइक आनंद राठी, एंजल ब्रोकिंग, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनके पास आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों, ये डीमेट अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो उसके साथ साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन होता है, मतलब खरीदारी करने के लिए। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये हमारे सेविंग अकाउंट से लिंक रहता है। अब लिंक मतलब जैसे मुझे अगर 1,000 रुपये के शेयर खरीदना है, 1 लाख के खरीदना है या 10 लाख के, जब भी मैं ये पढ़ाता हूँ हर बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कितने रुपए से हम स्टॉक मार्केट में मतलब खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो अगर मैंने 1 लाख रुपये का शेयर्स 1 लाख रुपये के शेयर्स खरीदना है तो मैं 1 लाख रुपये का चेक दूंगा अपने ब्रोकर को। वो ब्रोकर 1 लाख रुपये मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में डालेगा, और फिर मैं इस ट्रेडिंग से, समझ लीजिए मैंने रिलायंस के शेयर खरीदा, तो वो 1 लाख रुपये जाएंगे रिलायंस कंपनी को,
जब मैं आईपीओ खरीदूंगा और मुझे आईपीओ मिलेंगे, रिलायंस के नाम, रिलायंस के शेयर्स मिलेंगे, उन्हें मैं रखूँगा अपने डीमैट अकाउंट में। अब उसमें मतलब कंपनी का नाम, कितने शेयर्स, कब खरीदा, ये पूरा हिसाब यहाँ पर रहेगा। अब पहले अगर मैं 10 टाइप के शेयर्स खरीदूँ तो 10 अलग अलग कागज़ मिलते थे, कागजी फॉर्म पे, शेयर सर्टिफिकेट बोलते थे जिसे। लेकिन अगर आज मैं 1 लाख रुपए के 50 कंपनी के भी शेयर खरीदता हूँ थोड़े थोड़े, तो वो सब यहाँ पर नज़र आएंगे। हर कंपनी का नाम, कितने शेयर्स, कब खरीदा, कितने में खरीदा, आज क्या भाव है, हर चीज़। एंड दिस इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, और इसी को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहा जाता है। सो इस तरीके से शेयर मार्केट में इस तरीके से शेयर मार्केट में लोग आते हैं। अब आपको एक सिंपल ये भी बताता हूँ कि शेयर मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि कैपिटल मार्केट में इक्विटी, डेट, डेरिवेटिव सबकी ट्रेडिंग होती है, लेकिन शेयर मार्केट यानी इक्विटी बाजार, जिसको कैश मार्केट भी कहा जाता है इस इंडस्ट्री में। अब दोस्तों यहाँ होता क्या है कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी ने अपने शेयर्स निकाल दिए और निवेशकों ने उसे खरीद लिया। जब भी शेयर्स निकालते हैं, आईपीओ की एक तारीख दी जाती है, 3-4 दिन के लिए ओपन होता है। उसके बाद सबके एप्लीकेशंस आने के बाद महीने भर के अंदर सबको अलॉट हो जाता है शेयर्स, और अलॉट होने के बाद 7 दिन के अंदर हर कंपनी को अपने आप को एक स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना पड़ता है। वो इसीलिए क्योंकि अभी जब अगर समझ लीजिए कि आईपीओ मैंने ख़रीद लिया और मुझे सस्ते भाव में मिल गए यहाँ पर आईपीओ, जनरली आईपीओ के रेट सस्ते होते हैं और स्टॉक मार्केट में फिर वो महंगे बिकते हैं। तो अब मुझे प्रॉफिट कमाना है, मैंने आईपीओ ख़रीद लिया, लेकिन अब मुझे बेचना है, मुझे पैसे वापस चाहिए मुझे मेरे, तो मैं वो बेचने के लिए कहाँ जाऊँगा, सेकेंडरी मार्केट। मैं वापस से प्राइमरी मार्केट में कंपनी को नहीं बेच सकता। अब कंपनी जब चाहेंगी तब बाय बैक कर सकती है मेरे से शेयर। ओके, कंपनी को जब कोई अच्छे डिसीजंस लेने हैं, कंपनी कोई अच्छा परफॉर्मेंस, कंपनी को पता है कि इस सेक्टर में हमें अच्छी खासी इनकम होने वाली है, तब उस समय पे कंपनी जनरली बायबैक करने की कोशिश करती है मार्केट से शेयर्स। तो मैं यहाँ पर कंपनी को वापस नहीं बेच सकता आईपीओ, क्योंकि इसीलिए इसको यहाँ पर कैपिटल मार्केट को लॉन्ग टर्म मार्केट कहा जाता है। ज़िंदगी भर के लिए पैसे उठा लेती है कंपनी यहाँ से। तो आप यहाँ नहीं बेचोगे तो आप जाओगे सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट यानी ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमने लास्ट लेक्चर यानी इसका फर्स्ट कैपिटल मार्केट के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था 1875 की आपको हिस्ट्री बताया था। वो हिस्ट्री एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की है। सो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तब से लेकर अब तक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है सेंसेक्स, 1979 में आया था, जिसमें बीएसई में अराउंड 6000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। मतलब अब तक ऐसी 6000 से ज़्यादा कंपनी आईपीओ लेकर आई है और बाद में अलॉट होने के बाद खुद को उन्होंने बीएसई में लिस्ट किया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक स्टॉक एक्सचेंज है। इस तरीके के 22 स्टॉक एक्सचेंजेस है भारत में अलग अलग। एनएसई में भी तकरीबन 1800 कंपनी लिस्टेड है। मतलब ऐसी आईपीओ लाने के बाद ऐसी 1800 प्लस कंपनी भी एनएसई में लिस्टेड हुई है। एनएसई का इंडेक्स है निफ्टी 50, आपने बहुत बार सुने होंगे इसको। ये 92-94 के करीब आया। अब ये सेंसेक्स में 30 ब्लू चिप कंपनी और निफ्टी में 50 ब्लू चिप कंपनी। अब ये ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी ये कंसेप्ट आया है कसिनो से। जैसे आपने फिल्म में कसिनो देखे होंगे तो वो कसिनो में आपको चिप्स दिखते हैं, खेलते वो लोग चिप्स से। तो उन चिप्स में जो ब्लू कलर की चिप्स रहती है वो सबसे महंगी चिप्स रहती। तो इसका ही मतलब ये है कि सेंसेक्स की 30 ब्लू चिप कंपनियाँ ने भारत की सबसे महंगी 30 ब्लू चिप कंपनी है। महंगी यानी एम कैप यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सी कंपनी कितनी महंगी है। ओके, सो ये सेंसेक्स में वैसे तो आपको 6000 से ज़्यादा कंपनी मिलेंगी, लेकिन 30 वो टॉप पे दिखेंगे आपको। और आप अगर अभी गूगल करोगे 30 ब्लू चिप कंपनी बीएसई तो आपको लिस्ट मिल जाएंगी, और वो लिस्ट चेंज होते रहती कंपनीज़ के परफॉर्मेंस के हिसाब से। निफ्टी में 50 कंपनीज ऐसे मिलेंगी। सो दोस्तों ओवरऑल इस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करता है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में बीएसई आता है, एनएसई आता है। अब बहुत सारे लोग जो ब्रोकर होते हैं वो ब्रोकर को यहाँ पर काफ़ी सारा डीमैट अकाउंट जब वो ओपन करते हैं तो इसको वहाँ पर ब्रोकरेज भी मिलता है। तो एज ए टीचर मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि ये तो हमारे पढ़ने के लिए ठीक है टॉपिक, लेकिन अगर आप इसमें निवेश करते हो कभी चल के आगे स्टॉक मार्केट में, तो निवेश करते वक्त एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर बहुत सारे मंत्र है। वो मंत्र में एक मंत्र है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और दूसरा मंत्र है सेल्फ स्टडी।
अगर आप स्टॉक मार्केट की सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते तब तक इस मार्केट में कभी नहीं उतरना, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप की पढ़ाई की जाती है, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसके बारे में भी हम किसी दिन किसी तो भी अगले लेक्चर में, आप बस इस श्रृंखला में बने रहिए, आपको ये भी चीज़ें सिखाऊंगा मैं आगे कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो जो ब्रोकर होते हैं वो जनरली हमें कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स खरीदिए, और जब हम उन कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो जैसे खरीदते बराबर ब्रोकरेज उस ब्रोकर को मिल जाता है, बेचे तो भी ब्रोकरेज उसे मिल जाता है। तो उन्हें हमारे प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं रहता है, उन्हें लेना देना रहता है उनके ब्रोकरेज से। ठीक है, तो इससे जुड़े अगर कोई भी सवाल रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। आइए जानते हैं, अलॉटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये डेरिवेटिव्स के भी ऊपर मैं एक दिन एक सेशन बनाऊंगा। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। दोस्तों शेयर का जो अलॉटमेंट होता है, जैसे अभी आईपीओ निकाल दिया तो अलॉटमेंट होता है, तो उसकी प्राइजेस तय होती है पहले। तो प्राइजेस दो टाइप की होती है, एक फिक्स प्राइस इशू, एक बुक बिल्डिंग इशू। फिक्स प्राइस इशू क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर यानी जो मर्चेंट बैंकर है वो कंपनी के साथ बैठ के इसका फेस वैल्यू डिसाइड करता है और सेम फेस वैल्यू पे ही वो लोग अपने शेयर्स निकाल देते हैं, विच इज़ कॉल्ड फिक्स प्राइस इशू। दूसरा एक होता है बुक बिल्डिंग इशू। अब बुक बिल्डिंग इशू में दो टाइप की प्राइस होती है, एक होती है फ्लोर प्राइस, एक होती है कैप प्राइस। अब फ्लोर प्राइस समझ लीजिए 100 रुपीज़ है, तो कैप प्राइस कभी भी 20% से ज़्यादा नहीं होंगी। तो 100 का 20% यानी 20। तो अगर फ्लोर प्राइस 100 है तो कैप प्राइस 120 के ऊपर नहीं रहेंगी। जनरली 105, 8, 9 ऐसे रहते हैं, लेकिन 120 से ऊपर कभी नहीं रहेंगी। और फिर जिस तरीके से लोग उसको बाय करते हैं तो बाय के हिसाब से उसका प्राइस तय होता है लास्ट में बिडिंग के हिसाब से। अब आप सोचोगे कि एक 100 रुपये का शेयर्स है, समझ लीजिए फ्लोर प्राइस 100 रुपये है, कैप प्राइस 120 रुपये है, तो कोई भी शेयर होल्डर महंगा क्यों खरीदेगा? वो तो 100 रुपये प्राइस कोट करेगा, बोलेगा 100 रुपये में मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, लेकिन अगर कंपनी बहुत अच्छी है और कंपनी के शेयर्स को रेटिंग अच्छी मिली है, जैसे AAA रेटिंग मिली है क्रिसिल से, मतलब कंपनी में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो जब शेयर्स निकालते हैं और शेयर्स का डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा है, ओके, जैसे अगर शेयर्स 10 लाख शेयर्स है लेकिन उसकी डिमांड 50 लाख शेयर्स के लिए आ गई, तो ऐसी कंडीशन में लोग 100 रुपये की नहीं, या कंपनी 100 रुपये वाले को नहीं बेचेंगी, जो 105, 110, 120 जो ज़्यादा पैसे दे रहा है उसके तरफ वो वाली प्राइस कोट होती है, और लोग खरीदने के चक्कर में उसका प्राइस हाइक करते। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। सो देर आर 3 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स। नंबर 1 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दैट इज NII, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। दोस्तों क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन होते हैं? म्यूचुअल फंड्स कंपनी, पेंशन फंड कंपनी, प्रोविडेंट फंड वाले लोग, इंश्योरेंस कंपनीज। ये जो भी शेयर्स निकलते हैं, समझ लीजिए 10 लाख शेयर्स का हम उदाहरण बोले थे अभी, तो 10 लाख शेयर्स है, तो इस 10 लाख शेयर्स में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स इनकी 50% की कोटा होता है। मतलब QIBs, ये म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस कंपनीज या ऐसे बड़े लोग, ये 50% तक शेयर्स खरीद सकते हैं। यानी अगर 10 लाख शेयर्स निकलने वाले हैं तो 5 लाख शेयर्स ये खुद खरीद सकते हैं, इतना इनका कोटा होता है। उसके बाद HNI, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स या NII, जिसके बारे में हमने बात की, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, NRI, HUF, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब HNI और NII की कैटेगरी में आते हैं। तो ये लोग वो लोग होते हैं जो 2 लाख से ज़्यादा पैसे लगाते हैं। यहाँ पर इनका कोटा होता है 15% का। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ सकता है अगर उसने 2 लाख से ज़्यादा पैसे खर्चा किए तो, यानी 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया तो, ओके। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होता है, छोटा निवेशक, उसको 35% का कोटा होता है। मतलब QIB का 50, HNI NII का 15 एंड रिटेल इन्वेस्टर्स का 35% का कोटा होता है। रिटेल इन्वेस्टर शेयर अलॉटमेंट। आइए देखते हैं अलॉटमेंट कैसे होते हैं। अभी समझ लीजिए 10 लाख शेयर्स किसी कंपनी ने लॉन्च किए, एक शेयर्स का प्राइस है 1000 रुपये, ओके। तो लॉट साइज़ क्या होता है?
लॉट साइज यानी यहाँ पर चिल्लर में एक एक दो दो शेयर्स नहीं बेचे जाते। यहाँ पर अगर कंपनी ने बोला कि 14 शेयर्स का लॉट है, ओके, तो 10 लाख शेयर्स है, तो 10 लाख शेयर्स डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू सम लॉट आ जाएगा। आप करके देखिए कैलकुलेटर साथ में लेकर। सो जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स का 35% है, तो 10 लाख का 35% होता है 3,50,000। ओके, सो 3,50,000 डिवाइडेड बाय 14 शेयर्स का एक लॉट है, तो डिवाइडेड बाय 14 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 25,000 लॉट, यानी 25,000 लॉट ये रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं। अभी 25,000 लॉट रिटेल इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं, तो समझ लीजिए मैं रिटेल इन्वेस्टर्स हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 14 लॉट की बिडिंग कर सकता हूँ। जैसे 14 शेयर्स का एक लॉट है, ओके, तो 1,000 रुपये प्राइस है, एक शेयर का प्राइस 1,000 रुपये, तो 14 शेयर्स का एक लॉट है, मतलब एक लॉट मिलेगा 14,000 में। अगर मैं 14 मल्टीप्लाई बाय 14 14,000 के 14 लॉट खरीदता हूँ तो मेरे पैसे होते हैं 1,96,000। और जैसे मैं 15वां लॉट, अगर मैंने 15 लॉट डाल दिया तो मैं 2 लाख पार हो जाऊँगा, 2,10,000 हो जाएंगे, तो मैं रिटेल से निकलकर HNI की कैटेगरी में आ जाऊँगा। तो अगर कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं तो 35% में चांसेस ज़्यादा है मिलने के, 15% में नहीं। तो जनरली लोग 2 लाख से नीचे रखते हैं। अब ये 25,000 लॉट है, 25,000 लॉट है। अगर 50,000 लॉट की डिमांड आई, अब जैसे रिटेल के लिए जो कोटा फिक्स्ड हुआ है उसमें रिटेल का ही सब्सक्रिप्शन देखा जाता है। 25,000 लॉट है, 25,000 की डिमांड आई रिटेल इन्वेस्टर से, तो उसको बोला जाता है फुल्ली सब्सक्राइब्ड, फुल सब्सक्रिप्शन। अगर 25,000 लॉट है, उससे कम की डिमांड आई तो उसे बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। लेकिन अगर 25,000 लॉट है, 50,000 की डिमांड आई तो उसे बोला जाता है ओवर सब्सक्राइब। तो 25,000 लॉट और 50,000 डिमांड, 50,000 लॉट की डिमांड है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस कंडीशन में एक एक लॉट सबको दिया जाता है। जैसे अगर किसी ने 10 लॉट बोला होगा, किसी ने 12 लॉट, तो उन लोगों को उतने लॉट नहीं मिलेंगे, उनको एक एक लॉट दिया जाएगा पहले, और बाद में फिर दूसरा लॉट से शुरुआत की जाएंगी। यानी कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक रहे हमारे लोग, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे निवेशक रहे। अगर ये 25,000 की जगह 50,000 आए तो इस तरीके से, लेकिन अगर 25,000 लॉट है और 1.5 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई, यानी बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में तो किसी को सिंगल देना भी, मतलब 25,000 ही बिकेंगे ना, और किसी को सिंगल भी मिलने के चांसेस नहीं, तो ऐसे वक्त चांसेस नहीं रहते मिलने के शेयर्स। तो ऐसे वक्त ये लोग लॉटरी बेसिस पे करते हैं, कंप्यूटराइज लॉटरी बेसिस सिस्टम चलाते हैं, जिसका नाम फंसा उसको अलॉट होते हैं, और एक ही शेयर अलॉट होता है इस कंडीशंस में। तो इस तरीके से शेयर्स का अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट होने के बाद 7 दिन के अंदर कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने निवेश करती है। ठीक है, सो ये है रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर्स अलॉटमेंट प्रोसेस। पिछले लेक्चर में हमने स्टॉक मार्केट के, मतलब कैपिटल मार्केट में कौन से लोग, कौन सा प्रोडक्ट, किस तरीके का प्लेटफॉर्म होता है, इस पर डिस्कशन किया था। और आज हमने उनको क्लब करके एक्चुअली कौन कैसे काम करता है इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने लायक। आगे जैसे जैसे टॉपिक्स निकलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपके लिए नए नए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो बेसिक है पहले इसके ऊपर बात करेंगे, और फिर कुछ दिनों बाद देखेंगे कि हम करंट सिचुएशंस पर भी बात कर सकें। आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया अभी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी तकलीफ़ या कुछ भी दिक्कत होती है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना कमेंट। ठीक है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं कभी भी। मैं प्रेरणा कॉलेज ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो आप यहाँ से इंक्वायरी भी निकाल सकते हैं इस टॉपिक के बारे में। सो गाइज़, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।